फर्स्ट थिंग इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस क्या होता है? सबसे पहले तो हम स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं। बेटा अगर हम स्पॉन्टेनियस का मतलब भी देखते हैं ना, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरली। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस? नेचुरली, यानी एक ऐसी प्रोसेस जो खुद ब खुद होती है, उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स को लगाने की जरूरत नहीं है। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज स्पॉन्टेनियस। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर कोई भी चीज गर्म होती है, मान लो ये काफी हीट हॉट थी चीज, आपने इस पे हाथ लगाया, हमारा हाथ लगते ही हम फटाफट हाथ पीछे कर लेते हैं, यानी नेचुरली पीछे हो जाता है। तो उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज स्पॉन्टेनियस, यानी कि नेचुरली अकरिंग हमारे पास है रिएक्शंस। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है? जिसके लिए आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, जिसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। अब अगर मैं स्पॉन्टेनियस बोलूं बेटा, वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल, ठीक है, वाटर जो है वो हिल से नीचे आ रहा है, दैट वुड बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो नेचुरली है, खुद ब खुद नीचे आएगा। ठीक है, फ्रीडम है उसके पास, नीचे आ रहा है आराम से। तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि आपको वाटर मूव्स टू अप हिल, ऊपर की तरफ करने के लिए हमें पानी टंकी में भी चढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मोटर लगानी पड़ती है, यानी आप कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो। तो जब हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस कौन सी रिएक्शन हुई बेटा? जो खुद ब खुद हो जाती है, जिसे किसी भी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है। और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंट्रोपी। तो लास्ट लेक्चर से ये एंट्रोपी का हमने सस्पेंस रखा हुआ था कि एंट्रोपी को हम फिर पढ़ेंगे, तो वो फिर जो है वो अब आ रहा है। ठीक है ना? तो एंट्रोपी होती क्या है, वो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि व्हाट इज एंट्रोपी। देखो, सबसे पहले क्या है? जनरली एंट्रोपी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। जनरली एंट्रोपी का क्या मतलब है? रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब क्या है? रैंडमनेस या डिसऑर्डर। डिसऑर्डर और रैंडमनेस को हम कैसे समझेंगे? मान लो आपके पास, मैंने क्या बताया था, जो भी बच्चे मेरी क्लास में होंगे उन्हें मैंने ये ऑलरेडी कराया था, या दूसरे टीचर्स ने भी आपको कराया ही होगा, कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बेटा, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दैट मूव रैंडमली। वो कैसे मूव करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी वो टकराते हैं। ठीक है ना? दे कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। सो इस चीज को, कितनी ज्यादा रैंडमनेस और डिसऑर्डर होती है किसी सिस्टम में, कितनी रैंडमली वो मूव कर सकते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंट्रोपी। उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से मूवमेंट दिखा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसी है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एंट्रोपी। उसको क्या बोला जाता है? एंट्रोपी। और ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन फिजिस्ट नेम्ड रुडोल्फ क्लोसिस। ये किस साइंटिस्ट ने हमें दिया था? रुडोल्फ क्लोसिस साइंटिस्ट था। 1850 के अंदर उन्होंने ये एंट्रोपी के बारे में हमें बताया था कि एंट्रोपी क्या है। एक तरह से रैंडमनेस और डिसऑर्डर ही है सिस्टम का, कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे मूव करते हैं, कितनी रैंडमली मूव करते हैं। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंट्रोपी। उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी को हम एस सिंबल से डिनोट करते हैं जनरली। एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस। ठीक है, एंट्रोपी को एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा हमारे पास? डेल्टा एस। एंट्रोपी को चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एस से। तो क्या लिखेंगे बेटा? एंट्रोपी चेंज इज अ प्रोसेस is defined as the amount of heat emitted or absorbed isothermally and reversibly divided by the absolute temperature। यानी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? Q बाई टी, यानी कि कितनी हीट एमिट हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है, उसको जब हम टेम्परेचर से डिवाइड करवाते हैं,
दैट वुड बी इक्वल टू एंट्रोपी फॉर्मूला। तो डेल्टा एस क्या आ जाता है हमारे पास, क्यू रिवर्सिबल बाय आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो एंट्रोपी चेंज इन अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, जिसको हम डिवाइड किससे करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। सो दिस इज अबाउट एंट्रोपी। ठीक है, ये होती है हमारे पास एंट्रोपी। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज अ थर्मोडायनामिक फंक्शन, कि एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है। थर्मोडायनामिक क्या होता है बेटा, जो हीट रिलेटेड हो, ऐसे फंक्शन जो हीट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। अभी तो हमने पढ़ा कि डेल्टा एस की वैल्यू भी क्यू बाई टी है, यानी ये भी हीट के साथ डिपेंडेंट है। सो थर्मोडायनामिक फंक्शन है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है बेटा, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि इट इज अ स्टेट फंक्शन, कि ये जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मैंने क्या बताया था, स्टेट फंक्शन वो होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट हो। मान लो पाथ इंडिपेंडेंट कैसे, कि एक बंदा है, उसको ऑफिस से यहाँ तक जाना है, ये उसका ऑफिस है, ठीक है, और दूसरा बंदा है वो यहाँ से आ रहा है। अब ऑफिस वाले क्या बोलते हैं कि हम तो भाई दोनों को ही 100 रुपए देंगे, तुम जहां मर्जी से आओ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ऑफिस आने के 100 रुपए हैं। तो वो बोलेगा ठीक है चलो, ऑफिस आने के 100 रुपए मिले, तो ये क्या हो गए, पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब उन्हें तुम्हारे उससे जरूरत वो नहीं है कि तुम कौन सा पाथ लेके आ रहे हो, तुम कितनी दूर से आ रहे हो। सो दैट इज कंसीडर्ड एज स्टेट फंक्शन। ठीक है, उसको हमने क्या बोला बेटा, स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन में किसी ऑफिस वाले ने कहा कि ठीक है मैं 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दूंगा। अब ए बेचारा तो 10 किलोमीटर से आ रहा था, इसको 100 रुपए मिले। ये 50 किलोमीटर से आ रहा था, तो इसको कितने मिल गए, 500 रुपए मिल गए। इसको कितने मिले, 500 रुपए। तो ये चीज थी, ये पाथ पे डिपेंडेंट था, तो उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो हमारी जो एंट्रोपी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, नोट द पाथ दैट इट इज फॉलोड। सो दिस इज जनरली डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से, ठीक है ना, बट इन द स्टैंडर्ड स्टेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस नॉट। देखो मैंने अपनी क्लास में पिछली बार भी बच्चों से यही क्वेश्चन पूछा था कि एक वैल्यू लिखी है डेल्टा एच एफ और दूसरी लिखी है डेल्टा नॉट एच एफ या डेल्टा एच एफ नोट, ठीक है ना, डेल्टा एच एफ नोट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे ये नोट का क्या मतलब होता है कि वैल्यूज जो हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में है। दिस शो वैल्यूज आर इन स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, तो जब भी वैसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में हम एंथैल्पी को कैसे एंट्रोपी को कैसे लिखते हैं बेटा, एस नोट से। तो जो एसआई यूनिट है वो क्या रहती है, जाउल पर केल्विन मोल, ठीक है ना, एसआई यूनिट इज जाउल पर केल्विन मोल। और सीजीएस यूनिट इसकी क्या है, कैलोरी पर केल्विन मोल। सीजीएस यूनिट क्या हो जाती है, कैलोरी पर केल्विन मोल। और एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी हमारे पास क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस ये साइज पे डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे कि एंट्रोपी साइज पे कैसे डिपेंड करती है। एंट्रोपी का क्या मतलब है बच्चे, रैंडमनेस। मान लो कि मेरे पास 5 स्टूडेंट थे, मान लो मेरे पास 5 स्टूडेंट थे, मैंने ऐसे बिठा दिए 1 2 3 4 5। अब एक टीचर थी, उसने बोला कि बैठ जाओ भाई जैसे बैठना है। अब वो कैसे ही बैठ रहे हैं, ऐसे बैठ गए, ठीक है। अब वो रैंडमली बैठ गए, अब 5 स्टूडेंट थे, फिर उन्होंने बोला नहीं रोल नंबर वाइज बिठाओ। तो इन 5 स्टूडेंट को फटाफट से वो कर लेंगे हम सही से, 1 मिनट लगेगा कि फर्स्ट को इधर ले आए, वो ले गए। अब अगर मेरे पास ये 150 बच्चे हों, ठीक है, और मैंने उनको बोला और रैंडमली बैठ जाओ, तो तुम्हें भी पता है कि उनको अरेंज करने में ही मेरे को आधा लेक्चर लग जाएगा। आधा लेक्चर तो हम उन्हें अरेंज ही करते रह जाएंगे कि कौन किस तरह से बैठेगा। तो साइज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है एंट्रोपी की, कितना बड़ा साइज, जितना बड़ा साइज होता है ना, उतनी ज्यादा एंट्रोपी उसमें देखने को मिलती है। सो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी which means that it scales with the size or extent of a system, कि कितना साइज है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं चैट एक बार ऑन करती हूँ और मुझे फिर बताना सबको क्लियर हो रहा है नहीं। यस, गो फॉर इट। चैट में एक बार ही बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम।
चलो क्लियर है, सबको क्लियर है। यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा टेम्परेचर 25 सेल्सियस। ओके, ऑल क्लियर, ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है, हाँ चैट क्लोज कर देते हैं हम। फिर से चलते हैं हम अपने उस पे। सेकंड पॉइंट रिपीट, स्टेट फंक्शन है बच्चे। सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है कि ये डिपेंड नहीं करता पाथ पे। सीजीएस होती है सेंट्रल, एसआई यूनिट होती है ना, ऐसे ही हमारे पास सीजीएस यूनिट भी होती है। देखो एसआई क्या होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, और सीजीएस यूनिट की हमारे पास क्या फुल फॉर्म होती है जनरली, ये रहती है हमारे पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म ही सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में उसको बोला जाता है कैलविन पर कैलोरी पर कैलविन मोल, ठीक है। एंट्रोपी क्या रिपीट करूं शिवानी बेटा, ऐसे नहीं, आप नहीं, गल माइक ऑन कर दिया मैंने, गलती से माइक ऑन कर दिया। अरे 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 अरे, एक सेकेंड। माइक तो बिल्कुल ऑन नहीं करना चाहिए, बच्चे बहुत बोलते हैं ना। चलो ठीक है। हम्म, मैम एंट्रोपी, प्रेशर एंड टेम्परेचर ये अभी पढ़ते हैं बेटा, ये भी पढ़ते हैं। हाँ, सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि एंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मींस, हाँ आवाज आ रही थी, मुझे तो आई नहीं है, मेरे ही कान वो हो रहे। ठीक है चलो, तुम्हें आ रही थी, तुमने बता दिया तो बहुत अच्छा किया, थैंक यू। देखो बच्चे, सिक्स पॉइंट क्या है कि एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मींस एंट्रोपी जो है वो डिपेंड करती है साइज के ऊपर, ठीक है ना, ये साइज पे डिपेंड करती है। अरे अरे नहीं, मैंने तो कभी बायो नहीं पढ़ाई, मुझे तो आती ही नहीं बायो बेटा, खुशी। मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ शुरू से, मुझे तो बायो बायो मैंने 11th 12th में भी नहीं ली थी, ठीक है। नहीं, तूने मेरा रिश्ता कराना है, ये अरेज है हर्षित, तूने रिश्ता कराना है मेरा। हाँ ठीक है, कुछ भी लिखते रहते हैं बच्चे। चलो पढ़ते हैं हम इस पे, आगे चलो, चैट बंद करते हैं। हाँ चलो, आज का फनी फनी मोमेंट तो हो गया हमारा, ठीक है ना। हाँ, चलो कम टू दिस अगेन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बच्चे जो साइज के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा साइज होता है ना, अगर मैं मान लो एक बॉक्स है छोटा सा मेरे पास, तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितना मूव कर लेंगे, उनकी रैंडमनेस जो है वो एक तरह से क्या रहेगी, ज्यादा मूवमेंट वो शो नहीं कर सकते। बट अगर मेरे पास बड़ा होगा बॉक्स, तो वहां पे बॉक्स में पार्टिकल्स की मूवमेंट थोड़ी ज्यादा रहेगी, रैंडमनेस ज्यादा रहेगी, तो साइज बड़ा होने से एंट्रोपी भी बढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम एंट्रोपी चेंज एंड कैलकुलेशन। नाउ कम्स टू दिस टॉपिक, एंट्रोपी चेंज एंड कैलकुलेशन। एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा बेटा, देखो टोटल एंट्रोपी हम कैसे निकालते हैं, टोटल एंट्रोपी निकालते हैं एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग को प्लस करके, ठीक है। टोटल एंट्रोपी हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एस टोटल हमारे पास क्या आएगा बच्चे, डेल्टा एस सराउंडिंग की प्लस डेल्टा एस सिस्टम की। तो डेल्टा एस टोटल वुड बी इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस सिस्टम। सो टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। टोटल कैसे निकालते हैं हम, सराउंडिंग और सिस्टम के साथ। अब देखो, अगर क्या बोला गया है, अगर सिस्टम लूज कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट, क्यों, मान लो मेरे पास एक कप चाय थी, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अगर हम चाय को साइड पे रख देते हैं बच्चे, उसकी जो हीट होती है, ठीक है ना, वो ट्रांसफर हो जाती है सराउंडिंग में, यानी मेरे रूम टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो यही चीज उन्होंने लिखी है कि अगर मेरा ये जो सिस्टम है, जो मेरा टी का कप था, वो क्या कर रहा है, अपनी हीट लूज कर रहा है ना, इट इज लूजेस इट हीट। अगर वो हीट लूज कर रहा है, तो सराउंडिंग उसको गेन भी तो कर रहा है। सो क्या बोला कि इफ अ सिस्टम लूजेस एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू एट टेम्परेचर T1,
देन दैट इज रिसीव्ड बाय सराउंडिंग एट टेम्परेचर T2, फिर T2 वाला उसको रिसीव कर रहा है। सो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय T1। तो डेल्टा एस सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, माइनस क्यू बाय T1, और डेल्टा एस सराउंडिंग क्यू बाय T2। तो टोटल क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एस टोटल हमारे पास क्या आएगा, माइनस क्यू बाय T1 प्लस क्यू बाय T2 प्लस क्यू बाय T2। सो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर देखो बच्चे इसके 3 पॉइंट्स पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑन दिस 3 पॉइंट्स देयर वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नीट और जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है। सो यू हैव टू जस्ट सी कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा एस नेगेटिव है तो प्रोसेस जो है हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और अगर बचे डेल्टा एस हमारा जीरो है तो प्रोसेस क्या होती है, इक्विलिब्रियम पे। इफ डेल्टा एस इज जीरो देन द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर जीरो तो प्रोसेस कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे। सो दिस इज एंट्रोपी चेंज एंड कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आएगा बच्चे हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी में हमारा क्या रहता है, विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लो अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो इसको हम कैसे देखेंगे, कि टेम्परेचर चेंज का देखते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से एंट्रोपी कैसे बढ़ती है। मान लो पहले बहुत कम टेम्परेचर रखा, 0 डिग्री सेल्सियस रखा, बर्फ जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी आइस। आइस मतलब कोई चीज सॉलिड में है, सॉलिड में आपको पता है मॉलिक्यूल्स तो टाइटली पैक होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स इतने टाइट पैक हैं तो रैंडमनेस कहाँ से आएगी, जब वो मूव ही नहीं कर पाएंगे तो रैंडमनेस कहाँ से आएगी। अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, आइस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। लिक्विड में थोड़ी सी रैंडमनेस आएगी, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होंगे। जब आपने टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब वो क्या बन गया, वेपर बन गया। और वेपर में तो गैस के मॉलिक्यूल्स कितने कितनी दूर होते हैं, तो रैंडमनेस तो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो एंट्रोपी भी तो रैंडमनेस ही है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी भी हमारी बढ़ती है। ठीक है ना, विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारी एंट्रोपी भी इंक्रीज करती है। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम चेंज इन वॉल्यूम को देखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है बेटा, कि अगर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है, ठीक है ना, अगर हमारा वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहा है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हमारी एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास बेटा स्पेस होगी, अपने आप को और रैंडमली मूव करने की स्पेस ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है एंट्रोपी भी बढ़ती है। और फेस चेंज में क्या रहेगा, गैस की एंट्रोपी तो बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। गैस की एंट्रोपी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। गैस की क्यों हाई होती है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, तो गैस की एंट्रोपी बहुत हाई होती है, फिर लिक्विड फिर सॉलिड। सो दैट वुड बी द थिंग। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। चलो अब इसके बारे में भी फीडबैक लेते हैं हम। माइनस क्यू बाय T1 नेगेटिव क्यों हुआ, यहाँ पे बच्चे वो बोला क्या है ना, ये देखो कि सिस्टम जो है वो लूज कर रहा है हीट। अगर बच्चे वो हीट लूज करेगा तो नेगेटिव साइन ही आएगा ना, इट इज लूजेस द हीट। एक चीज लूज कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, तो वो नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, यस वंश, क्लियर बेटा। हाँ अभी चलो चार्ट पे आ जाओ, क्लियर हुआ ये। हम्म, ठीक है। हाँ बेटा, एंट्रोपी तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों में ही होता है ना। वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम का क्या मतलब है बच्चे, वॉल्यूम में क्या था, अभी देखो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं बेटा,
तो वॉल्यूम क्या होता है कि मान लो अगर आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा रैंडमली मूव नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर बड़ा बॉक्स है तो मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस ज्यादा है मूव करने की। तो जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतनी उनकी मूवमेंट रैंडम होगी ना, उतना ज्यादा वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो दैट्स वाई उतनी ज्यादा एंट्रोपी भी क्या होगी, हाई होगी। उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी उसकी। ठीक है। गुड इवनिंग नीत। आनंद सर कहाँ गए, आनंद सर कहाँ गए, कहीं नहीं गए, वो तो यही होंगे, अपने घर पे ही होंगे, सारे अपने घर पे ही होते हैं हमारी टीम के, है ना। गुड इवनिंग मैम। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है बच्चे जिसमें जो खुद ब खुद होती हैं रिएक्शंस, नेचुरली होती हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती हैं, जो आप कोई फोर्स लगा के करते हो। बच्चे ये रिपीटेड क्लास ही था। शांति, दिस इज द रिपीटेड वन। बाकी रिकॉर्डिंग ऑन थी, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी एक दो दिन थोड़ा रहेगा ग्रुप में। ठीक है, किसी को लिंक नहीं मिला, किसी को मिल गया, तो उसका थोड़ा दिक्कत है। ठीक है। हाँ, तो आज नहीं नहीं, अब से ये क्लासेस वैसे ही रहेंगी जैसे आज कोई टीचर, आज मैं ले रही हूँ तो ये मैं ही लूंगी। ठीक है, अब वो नहीं लेंगे आपकी क्लास। चलो अभी चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। ठीक है, सबको वो हो गया है, मैसेज क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा, मैम हेयर ग्रो करना स्पॉन्टेनियस है क्या? हाँ, वो तो रैंडमली खुद ब खुद हो रहे हैं, तो वो बच्चे स्पॉन्टेनियस ही होगा। हाँ, यूट्यूब पे हो जाएंगे अपलोड। ठीक है मैम, स्लो पढ़ाओ, स्लो ही तो पढ़ा रही हूँ बच्चे। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का एक और एग्जांपल दे देती हूँ। स्पॉन्टेनियस का क्या एग्जांपल होगा बेटा? वाटर फॉलिंग डाउन द हिल। ठीक है, ऊपर पहाड़ी से पानी का नीचे आना नेचुरल प्रोसेस है। सीढ़ियां हैं तो पानी अपने आप नीचे आएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या बोलोगे? टंकी में पानी चढ़ाना, वाटर मूव अपवर्ड। ठीक है, अब टंकी में पानी अपने आप नहीं चढ़ता, या तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो, या फिर हमें क्या लगानी पड़ती है, मोटर। तो आप कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज एन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। अब बच्चे हम करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज पढ़ना है हमने, यानी कि एंट्रोपी कैलकुलेशन एंड प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना, तो वहां से हमें पता है कि डी क्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती थी, माइनस पी डीवी, माइनस पी डीवी। तो डी क्यू क्या आ जाएगा, डी यू प्लस पी डीवी। वही चीज यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब पूरी, अब हमें पता है कि एंट्रोपी की वैल्यू क्या है, डी क्यू बाई टी। तो इस सारी इक्वेशन को टी से डिवाइड कर दो, वही किया, डी क्यू बाई टी डी यू प्लस पी डीवी बाई टी। नाउ यू नो दैट डी यू इज इक्वल टू, डी यू किसके इक्वल है? ये मैंने बहुत अच्छे से कराया था, जो भी मेरी क्लास में था उसने, उसको याद होगा। ये वो हमने मोलर कैपेसिटी पढ़ी थी ना, हीट कैपेसिटी। तो दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, जिसमें नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। सो डी यू किसके इक्वल आ जाता है, एन ऑफ सीवी डी टी के। डी यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, डी यू की वैल्यू क्या है, एन सीवी डी टी। डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख दिया बेटा, डी एस। डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख दिया, डी एस। तो एन सीवी डी टी बाई टी। अब यहाँ पे पी डीवी को क्या लिख सकते हैं, पी को सिर्फ लिखा है इन्होंने, पी को हम क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो पी को क्या लिख सकते हो, एनआरटी बाई वी। पी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, एनआरटी बाई वी, टी डीवी, टी से टी कैंसल हो गया, एनआरवी इंटू डीवी रह गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एनआरवी इंटू डीवी। यस, ये क्लियर हुआ सबको? यस।
हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा, एक बारी मैं दोबारा बताऊंगी, टेंशन नहीं लेनी इस चीज की, इसको मैं दोबारा भी बताऊंगी। ठीक है, ये चीज आई। देखो डी यू की वैल्यू जो है ये आपको याद रखनी है कि डी यू की वैल्यू आपने एनसीवीडीटी भरनी है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी के हिसाब से डी यू की वैल्यू क्या बनती है, एनसीवीडीटी, फिर पी डीवी बाय आर था, पी को लिख सकते हो एनआरटी बाय वी, वही वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे क्या आ गया, एनसीवी dt बाय टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, log नेचुरल t2 बाय t1, और इसकी क्या हो जाएगी, log नेचुरल v2 बाय v1। देखो दोबारा करते हैं इसी को, लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन, इसको हम इरेज करके दोबारा करते हैं। देखो एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस, एंट्रोपी चेंज हमने पढ़ना है आइडियल गैस के लिए, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी हमें चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या है, हमें पता है डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, माइनस पी डीवी, तो डी यू प्लस पी डीवी इज इक्वल टू क्यू हो गया, डी क्यू के इक्वल, ये चीज लिख दी। अब आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है, डी क्यू बाई टी, तो मतलब डी यू बाई टी प्लस पी डीवी बाई टी हो गया, डी क्यू बाई टी को डेल्टा ऐसे लिख दो सीधा, डी एस लिख दिया इन्होंने, डी एस लिख दिया। डी यू की वैल्यू बेटा मोलर हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एन सीवी डी टी, तो हमने क्या लिख दिया, एन सीवी डी टी बाई टी प्लस पी डीवी बाई टी, ये क्या हो गया, पी डीवी बाई टी। अब पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, पी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी लिख दिया हमने, पी की वैल्यू क्या लिख दी, एनआरटी बाई वी, टी एक और था नीचे, टी से टी कट गया, मतलब एनआर वी बाई डीवी। अब एनसीवी कॉमन ले लिया, डी बाई टी की इंटीग्रेशन करी, लॉग नेचुरल टी2 बाई टी1, ऐसे ही एनआर कॉमन ले लिया, डीवी बाई वी की वी2 बाई वी1, तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एनसीवी लॉग नेचुरल टी2 बाई टी1 प्लस एनआर लॉग नेचुरल वी2 बाई वी1। ठीक है, और क्या रहता है, एक और चीज हमने पढ़ी थी बॉयल्स लॉ में, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 था, तो यहाँ पे V2 बाई V1 की जगह अगर आपको प्रेशर दे रखा हो, यू कैन राइट P1 बाई P2 एज वेल। ठीक है, ये चीज इस तरह से हमें करनी है, क्लियर। बेटा ये ओपन बैच ही तो है, ये ओपन बैच ही है, ये सिर्फ आपके बैच की क्लास नहीं है, आप देखो तो सही स्ट्रेंथ देखो बच्चों की। ठीक है, ये ओपन बैच ही है, तभी इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये क्लियर सबको। अभी क्वेश्चन ही कराने हैं बेटा लास्ट में हमने। हाँ लास्ट स्लाइड देख लो, लास्ट स्लाइड में तो बस दोबारा फॉर्मूला लिखा है, मैं भेज भी दूंगी ये स्लाइड्स। ठीक है, चलो। हाँ, दो टॉपिक और करने पड़ेंगे आज की डेट में हमें। लिखो बेटा, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में क्या था, डेल्टा यू जीरो था, जिसको भी याद होगा डेल्टा यू में जीरो था। अब पता है बच्चे आपको डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बच्चे अगर डेल्टा यू जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, क्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस डब्ल्यू के। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन, ये पढ़ी थी हमने। तो अब डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू और डब्ल्यू एक से ऐसे है, माइनस एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसल, माइनस एनआर लॉग नेचुरल V2 बाई V1, ये हमारे पास डेल्टा एस वैल्यू आ गई। दोबारा देखो, डेल्टा एस क्या है, क्यू बाई टी है, ये हमें पता है एंट्रोपी की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमें पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए डेल्टा यू जीरो होता है, डेल्टा यू क्या होता है, जीरो। अगर बच्चे डेल्टा यू जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा, यानी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू के, तो ये किसके इक्वल होता है, एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन। ठीक है, तो टी तो आप डिवाइड ही कर दोगे, क्यू बाई टी है तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा एस एन आर लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन, सो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, देखो जिसने ये सब ड्रामे करने हैं वो प्लीज चला जाए क्लास से। ठीक है, मेरा बर्थडे होगा ना मैं बता दूंगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।
ये बेवकूफों वाली हरकतें करनी है तो जनरली गो आउट ऑफ द क्लास। ओके। हम्म। हाँ हाँ, चलो स्लो चलते हैं, ठीक है बेटा। स्लो स्लो पढ़ते हैं। देखो क्या है कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर है। हमें पता है डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाय टी। तो डेल्टा यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू क्या है हमारे पास, डेल्टा यू जीरो होता है बच्चे। जब भी हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन लेते हैं ना, तो उसमें डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो क्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस डब्ल्यू के। तो W की वैल्यू अब हमें पता है कि क्या होती है, nRT log नेचुरल V2 बाई V1। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू nRT log नेचुरल V2 बाई V1। अब आपको डेल्टा एस क्या करना है, Q बाई T करना है। तो माइनस nR T से T डिवाइड करो। ठीक है ना, T से T तो कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा एस इज इक्वल टू nR log नेचुरल V2 बाई V1। ओके। हाँ पॉजिटिव हो जाएगा ना फिर, ठीक है। हाँ वो लिख दो, 2.303 nRT log ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे आप माइनस 2.303 एनआरटी लॉग वी टू बाई वी वन ले लो, वो भी सही थिंग है, सेम थिंग है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको। लॉग को बच्चे लॉग टेबल देख के ही सॉल्व कर सकते हो आप। लॉग के लिए आपको लॉग टेबल देखना आना चाहिए बस। ठीक है, चलो आगे चलो अब। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक क्या होता है, हमें पता है एडियाबैटिक मतलब क्या है, क्या होता है एडियाबैटिक, नो हीट एक्सचेंज। यानी कि हीट एक्सचेंज क्यू वैल्यू जीरो हो। ठीक है ना, क्यू वैल्यू जीरो बच्चे, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। तो अगर क्यू ही जीरो हो गई तो डेल्टा एस किसके इक्वल होगी। ठीक है, अगर हमारे पास एडियाबैटिक रिवर्सिबल है तो जीरो को किसी भी चीज से डिफाइन करते हैं तो वो जनरली किसके इक्वल आता है, इन्फिनिटी। ठीक है ना, 0/1 जो है वो इन्फिनिटी होता है। नहीं, 1/0 इन्फिनिटी होता है ना, 0/1 तो क्या रहेगा फिर, 0/1 भी नॉन डिफाइन आती है, जीरो। 0/0 फिर जीरो है ना, 0/0 तो 0/एनीथिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बच्चे, अगर हमारे पास क्या आती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ना, तो वो जीरो की इक्वल हो जाती है, क्यू वैल्यू जीरो है, देयरफॉर डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, इवन दो द रिवर्सिबल एडिया एक्सपेंशन इज एंट्रोपिक। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये इज एंट्रोपिक है। ठीक है ना, उसमें डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो होती है, वो होती है आइसोट्रोपिक या ट्रोपिक। और इज एंट्रोपिक का मतलब क्या है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है उसमें डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो होता है, अगर बच्चे प्रोसेस इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल में आपकी क्यू वैल्यू जीरो नहीं होती, लेकिन रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्यू वैल्यू जीरो होती है, तो डेल्टा एस वैल्यू भी क्या हो जाती है हमारी, जीरो। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है वैल्यू, तो दैट्स वाई जीरो बाय नंबर नॉट डिफाइन। हाँ वही चीज है, ठीक है ना, जीरो बाय नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन या अप्रोक्सीमेटली। तो रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल में हमने पढ़ लिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर बच्चे हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ना, तो डेल्टा एस वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और अगर हमारे पास नॉन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वैल्यू होगी, तो डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब जीरो के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला दिया है। यू नो डेल्टा एच इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी था। ठीक है, एट आइसोबैरिक मतलब बैरिक में प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, बैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी। डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, सीपी डेल्टा टी के, यानी कि ये क्यूपी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था ना ये चीज, एनसीवी था। और अगर बच्चे कांस्टेंट प्रेशर है तो एनसीपी हो जाएगा। फॉर कांस्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू एनसीपी लॉग नेचुरल T2 बाई T1। और अगर आप आइसोकोरिक ले रहे हो यानी वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, एनसीवी।
तो दैट वुड बी इक्वल टू CV log natural T2 by T1। रिवर्सिबल के लिए सराउंडिंग डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो सिस्टम से नेगेटिव होती है, ठीक है ना। डेल्टा एस सराउंडिंग जो है नेगेटिव ऑफ सिस्टम के इक्वल होती है, और सराउंडिंग रिवर्सिबल के लिए Q बाय T पॉजिटिव। और सराउंडिंग में रिवर्सिबल में क्या रहता है, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, और इरिवर्सिबल में Q बाय T, यानी इरिवर्सिबल में साइन पॉजिटिव और रिवर्सिबल में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तभी तो वो रिवर्स करेंगी ना, एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क डन करेंगी तभी रिवर्सिबल होगा। सो इधर साइन क्या रहता है, नेगेटिव का, और यहाँ पे क्या आता है, Q बाय T, और इधर भी नेगेटिव और Q बाय T रहता है, ठीक है। यस, इज एंट्रोपी मतलब बच्चे जिसमें एंट्रोपी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। क्लियर है ये, यस और नो? यस, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस करते हैं अब हम, ओनली 1 to 2 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंट्रोपी, इनमें से किसकी एंट्रोपी हाईएस्ट होगी? मैं पोल रेस करती हूँ, पोल में आंसर करना सारे बच्चे। सिस्टम होता है बच्चे, SIS का मतलब है सिस्टम। चलो इसका आंसर करो पोल में, पोल में कर लो भाई, इधर आ जाओ। वाह, For 51 votes are there. Very good. 49. Yes, Harshita. There you go. But second last and last one. ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चे, हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, तो गैस की सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है, फिर होगी लिक्विड की, फिर सॉलिड की। तो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट या एंड? क्लास एंड करने का टाइम आ गया भाई। सोनू क्या हो गया है? सो रहा था? वाटर तो बच्चे लिक्विड फॉर्म में होगा ना, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं बस लास्ट। द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज बोथ डेल्टा एस एंड एस आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एस एंड डेल्टा एस आर नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट डेल्टा एस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट डेल्टा एस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, A B C D? दोबारा से पोल रेस करेंगे हम। यस, लेट्स गो टू द पोल। पहले ही ज्यादा सियाने बच्चे हैं, पहले ही आंसर, ठीक है चलो। गलत ही आंसर दे रहे हो सारे वैसे, गलत ही दे रहे हो बेटा, गलत ही दे रहे हो। चलो पोल में बता दो, फिर जो मेजोरिटी में होगा फिर मैं समझा देती हूँ। उम, 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 उम। ठीक है बेटा, A ऑप्शन होगा हमारा। जो S है एंट्रोपी, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी आता है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो बोथ आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ, दैट्स व्हाई डिपेंड ऑन बोथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हम इतना ही करेंगे।
तो बाकी जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है ना बेटा अपने टाइमिंग से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, वो एक बारी अपनी मेल का ही रिप्लाई कर दे, है ना? वो अपनी मेल का रिप्लाई करो कि हमें ये प्रॉब्लम है। माय नेम इज़ डॉक्टर नवनीत कौर, ठीक है? या किसी एडमिन को आनंद सर का नंबर होता है ग्रुप में, आनंद सर को टेक्स्ट कर लेना सारे बच्चे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। ओके। हाँ, मैं बिल्कुल पंजाबी हूँ। वाटर की ज़्यादा होगी बेटा, वाटर की। हाँ, ऐसे ही डेली क्लास चलेगा घनश्याम। आपका ये तो बच्चों ओपन बैच है, सब लोग अपने-अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में जॉइन करो, ताकि हर एक बच्चे की क्वेरी मैं ले सकूँ, ठीक है ना? वाटर की ज़्यादा होगी बेटा, वाटर की। हर एक बच्चे की क्वेरी जो है वो देख सकें। अब ओपन बैच में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत आती है। सभी बच्चे अपने-अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में जाएँगे, ठीक है? बाय एवरीवन, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट एवरीवन, बाय-बाय।